नमस्ते दोस्तों, आर्ट एंड लाइफ विद एआई वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा, एक जीवंत दस्तावेज जो भारत के संविधान से कक्षा 11वीं का अध्याय 9 है। हमारा पहला प्रश्न है 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह समय समय पर संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि ए, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। बी, किसी विशेष समय पर लिखा गया एक दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है। सी, प्रत्येक पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। डी, संविधान को तत्कालीन सरकार के राजनीतिक दर्शन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सही उत्तर है, सही वाक्य है ए, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। यह इस विचार को दर्शाता है कि एक संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसे बदलते सामाजिक आवश्यकताओं, स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, जबकि अभी भी अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाएं। कि राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। कि न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। घ, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। गलत। ख, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। सही। गे, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। सही। घ, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। गलत। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? कि मतदाता, कि भारत का राष्ट्रपति, कि राज्य की विधानसभाएं, कि संसद इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित की भूमिकाएं हैं। कि मतदाता, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में मतदाताओं की सीधी भूमिका नहीं होती है, हालांकि वे अपने प्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों का चुनाव करते हैं जो संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ख, भारत के राष्ट्रपति, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पारित संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेज सकते। वे केवल इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। गे, राज्य की विधानसभाएं, कुछ विशेष संशोधनों के लिए विशेष रूप से जो संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, राज्यों की सीमाएं आदि, राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को उस संशोधन को पारित करना होता है। घ, संसद, संविधान में संशोधन का प्रमुख अधिकार संसद के पास है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। इसे पास होने के लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो उपस्थित सदस्यों और मतदाताओं का होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाएं और संसद संविधान संशोधन प्रक्रिया में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? कि यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। खे, यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। गे, इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था।
घृ संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को सबसे विवादास्पद संशोधन माना गया और इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। का आपातकाल के दौरान संशोधन। यह संशोधन 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय लागू किया गया था, जिसे पहले से ही एक विवादास्पद कदम माना जाता था। आपातकाल के दौरान सरकार के कई फैसलों का विरोध हुआ था, जिसमें नागरिक अधिकारों का हनन प्रमुख मुद्दा था। खा विशेष बहुमत का अभाव। यह संशोधन संविधान में कई बड़े बदलाव लेकर आया, पर इसे विशेष बहुमत के बिना पारित किया गया, जिससे कई लोगों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए। गे राज्य विधानसभाओं का समर्थन। इस संशोधन के लिए राज्यों की विधानसभाओं से समर्थन नहीं लिया गया, जबकि संविधान में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण विवाद का कारण बना। घ विवादास्पद प्रावधान। इस संशोधन में कई ऐसे प्रावधान शामिल थे जिन्हें अलोकतांत्रिक और अधिकारों का हनन करने वाला माना गया, जैसे कि मौलिक अधिकारों में कटौती और संविधान की कुछ धाराओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता। क संविधान की कई तरह से व्याख्या की। खा खंडन मंडन बहस और मतभेद लोकतंत्र के अंग होते हैं। गो कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई है। घ्रो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। नन न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है। वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। इसका सटीक उत्तर है उपरोक्त विकल्पों में से घ वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी वह जिम्मेदार होती है। हालांकि न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। हमारा 6ठा प्रश्न है कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। गलत वाक्य को सही करें। कि संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। कि बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। ग न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। क्र यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारतीय मामले में प्रतिपादित किया गया है। यार इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इसका सही उत्तर है बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही और गलत वाक्यों का विश्लेषण निम्नलिखित है। के संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। यह वाक्य सही नहीं है। संविधान में बुनियादी ढांचे का सीधे रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यह अवधारणा न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न हुई है। सही वाक्य संविधान की व्याख्या के दौरान बुनियादी ढांचे की अवधारणा न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है। खा बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। यह वाक्य सही है। संसद संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे में नहीं। गे न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। यह वाक्य सही है। न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में बुनियादी ढांचे की व्याख्या की है। घ यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारतीय मामले में प्रतिपादित किया गया है। यह वाक्य सही है। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की थी। इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। यह वाक्य सही है। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि सन 2000-2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इस जानकारी के आधार पर
आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? क, इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया। ख, इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था। गिरा, कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था। ग्रह, इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था। इरा, ये संशोधन विवादास्पद नहीं, राजनीतिक दलों के बीच सहमति पैदा हो चुकी थी। इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न के विकल्पों का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकालने के लिए हमें सन 2000-2003 के दौरान किए गए संशोधनों की राजनीतिक और न्यायिक परिस्थितियों पर विचार करना होगा। इस अवधि में संविधान में कई संशोधन किए गए और ये संशोधन अलग अलग कारणों और परिस्थितियों से प्रेरित थे। यहाँ संभावित निष्कर्ष हो सकते हैं कि इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था। यह विकल्प संभवतः सही हो सकता है क्योंकि इस अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी और उनके पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी। कई संशोधन एक राजनीतिक दल के प्रभाव में ही किए जाते हैं जब उसके पास विशेष बहुमत होता है। अन्य विकल्पों की संभावना कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप न होना, यह पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि न्यायपालिका ने इस काल में भी संवैधानिक मामलों में अपनी भूमिका निभाई। गायजी, जनता का दबाव। कुछ संशोधनों में जनता की अपेक्षाएं जरूर होती हैं, लेकिन यह प्रत्येक संशोधन के लिए लागू नहीं होता। गायजी, राजनीतिक दलों के बीच कोई अंतर न रह जाना, यह निष्कर्ष अधिक सटीक नहीं है क्योंकि विभिन्न दलों की विचारधाराएं बनी रहती हैं। काजिए, संशोधनों पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति, सभी संशोधन सहमति से नहीं होते हैं, विवादास्पद मुद्दे भी होते हैं। इसलिए सही निष्कर्ष सबसे अधिक संभावना के साथ ख है। हमारा 8वां प्रश्न यह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष व्याख्या करें। विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्यान करें। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है, जिसमें संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया और बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके पीछे के कारणों और विशेष बहुमत की आवश्यकता को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। 1. संविधान की सुरक्षा और स्थायित्व। संविधान किसी देश का मूलभूत दस्तावेज होता है जो नागरिकों के अधिकारों और देश की राजनीतिक संरचना को परिभाषित करता है। अगर इसे साधारण बहुमत से आसानी से संशोधित किया जा सकता है, तो इससे संविधान की स्थिरता और नागरिकों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ताकि संविधान में केवल वही संशोधन किए जाएं जो समग्र रूप से देश और समाज के हित में हो। 2. विशेष बहुमत की परिभाषा। विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना। यह साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक से अलग है और अधिक व्यापक सहमति की आवश्यकता को दर्शाता है। 3. संघीय ढांचे की रक्षा। भारत एक संघीय संरचना वाला देश है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कुछ मामलों में संविधान के संशोधन के लिए न केवल संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि कुछ संशोधन राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी के बिना संभव नहीं होते। इससे संघीय ढांचे की रक्षा होती है और राज्य भी संशोधन प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। 4. संविधान का लचीलापन और कठोरता। संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता इसे न तो बहुत लचीला बनाता है और न ही बहुत कठोर। यह प्रक्रिया संविधान को बदलने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है ताकि संविधान समय के साथ प्रासंगिक बना रहे लेकिन अस्थिरता का शिकार न हो। 5. संविधान की उच्चता। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। इसे संशोधित करने के लिए संसद को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है ताकि संविधान की गरिमा बनी रहे और इसे मनमाने तरीके से संशोधित न किया जा सके। विशेष बहुमत इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करते समय विशेष बहुमत की आवश्यकता इसलिए होती है
ताकि संविधान का मूलभूत ढांचा और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और केवल गंभीर, व्यापक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही संशोधन किए जाएं। हमारा 9वां प्रश्न यह कि भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या करें। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है, लेकिन न्यायपालिका और संसद के बीच इस अधिकार की सीमा और शक्ति को लेकर अक्सर मतभेद और व्याख्याएं रही हैं। ये मतभेद और व्याख्याएं कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों का कारण बनी है। इन संशोधनों के पीछे मुख्य कारण न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय और संसद की प्रतिक्रियाएं रही हैं। कुछ प्रमुख उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। 1. पहला संवैधानिक संशोधन 1951। पृष्ठभूमि। भारत के संविधान के लागू होने के बाद भूमि सुधार कानूनों को लेकर कई अदालती मामलों में निर्णय हुए, जिनमें न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और भूमि सुधार कानूनों को अवैध करार दिया। संशोधन। संसद ने पहला संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को सीमित किया और अनुच्छेद 31 में संशोधन किया ताकि सरकार भूमि सुधार कानून लागू कर सके। 2. 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। पृष्ठभूमि। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद संसद की शक्ति सीमित हो गई। संशोधन। संसद ने इस फैसले के बाद 24वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। 3. केशवानंद भारती केस 1973 और 42वां संशोधन 1976। पृष्ठभूमि। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। संशोधन। इस फैसले के जवाब में आपातकाल के दौरान संसद ने 42वां संशोधन पास किया, जिसमें संसद की शक्तियों को अत्यधिक बढ़ाया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया। 44वां संशोधन 1978। पृष्ठभूमि। 42वें संशोधन के कारण न्यायपालिका और संसद के बीच अधिकारों को लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद आपातकाल की समाप्ति पर मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संशोधन किया। संशोधन। इस संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान जोड़े गए और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 5. 89वां संशोधन 1999। पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। संशोधन। संसद ने 89वां संशोधन पास कर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान पुनः स्थापित किया। निष्कर्ष। भारतीय संविधान में संशोधन न्यायपालिका और संसद के बीच शक्ति संतुलन की प्रक्रिया का परिणाम रहे हैं। संसद संविधान में बदलाव करने के लिए अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करती है, जबकि न्यायपालिका इन संशोधनों की वैधता और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार संशोधन प्रक्रिया न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बनी रहती है। हमारा 10वां प्रश्न यह है कि 10. अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है, तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करें। इसका सही उत्तर है संविधान में संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन न्यायपालिका को भी संशोधन की वैधता की जांच का अधिकार होना आवश्यक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जनता के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा करना और उसे संतुलित रखना है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए कि कोई भी संशोधन संविधान की आत्मा के खिलाफ न हो। इस तरह न्यायपालिका और विधायिका में संतुलन बना रहता है। अगर आप लोग राइट बीएनबी या ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं तो 9548908833 या 9334304060 पर संपर्क करें।
ट्रेजर एनएफटी में आप लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी की फोटो को रिजर्व करना है और उसी वक्त वह फोटो अपने आप बिक जाएगी, यानी कि एआई आपसे खरीदेगा और आपको आपका मुनाफा दे देगा। ट्रेजर एनएफटी से आप एक महीने में 30-40% की प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वह एक महीने में 35 से 40 हज़ार बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और राइट बीएनबी में आपको 14 डिजिटल प्लॉट यानी घर हैं और आप 14 में से जितने अधिक यानी कि ज्यादा घर खरीदिएगा उतना ज्यादा डॉलर कमाकर ट्रस्ट वॉलेट पर लाकर आप बाइनेंस पर सेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपयुक्त नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर एआई आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।